बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य की तुलना के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमत सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में जहां पेट्रोल 78.70 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 87.77। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 80 रुपए 56 पैसे, ओडिशा में 80 रुपए 71 पैसे, झारखंड में 80 रुपए 5 पैसे, तेलंगाना में 82 रुपए 96 पैसे, महाराष्ट्र में 87 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है। बात अगर डीजल की करें तो डीजल छत्तीसगढ़ में 77 रुपए के आसपास है, जबकि मध्य प्रदेश में डीजल की कीमत देखिए 87.55 है। तो उत्तर प्रदेश में भी कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है, 80 रुपए 70 पैसे, ओडिशा में भी 80 रुपए के पार, वहीं झारखंड में भी 80, तेलंगाना में 78 और महाराष्ट्र में 78 रुपए प्रति लीटर है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक राहत भरी खबर कि छत्तीसगढ़ में ये दाम नहीं बढ़े। हमारे साथ स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। धनवेंद्र जी, एक तरफ जहां हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरे राज्य हैं वहां पर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल सस्ता है। करिश्मा, देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम तो छत्तीसगढ़ में भी रोज बढ़ रहे हैं। पिछले 20 दिनों से दाम में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका असर यहाँ भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए कम है क्योंकि यहाँ वेट की दरें कम है। राज्य सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वेट की दरें 25% तय की है, जबकि ये मध्य प्रदेश में 30% से ज्यादा है और आस पड़ोस के दूसरे राज्यों में ये 27, 28 और 29% तक की ये दरें हैं। तो छत्तीसगढ़ में वेट की जो दरें हैं वो सबसे कम है, 25% वेट इस पर लगता है। इस वजह से जो केंद्र सरकार जो कीमत तय करती है उस पर ये वेट अप्लाई होता है। उसके अलावा केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी और सेस है वो सब जुड़कर के पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय होती है। राज्य सरकार का वेट कम होने की वजह से आस पड़ोस के राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम है। और ये राहत की बात है कि यहाँ 25% की दर पिछले एक साल से बनी हुई है। हालांकि 2018 में जब डीजल पेट्रोल के दाम पे हाइक हुआ था तो 4% वेट की दरें कम करके 21% दर तय की गई थी। और उसके बाद जब पेट्रोल के डीजल के प्राइस कम हुए और उसकी वो लागत कम हुई, कीमत कम हुई, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में फिर से पेट्रोल और डीजल में वेट की कीमत दर को 21% से बढ़ा के 25% कर दिया है, जो अभी भी लागू है। और उसी के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय हो रही है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, अगर हम दूसरे राज्यों के हिसाब से बात करें तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल कंपैरेटिवली सस्ता है। बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो वेट की दरें कम हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल सस्ता है दूसरे राज्यों के मुकाबले। वहीं एक और खबर देखिए, रायपुर एम्स में आज से ओपीडी सेवाएं शुरू हो रही हैं। हालांकि अभी सेवा को सीमित तौर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी और अन्य विभागों में मरीजों की संख्या भी तय कर दी गई है। ओपीडी सेवाएं सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक चलेंगी और इसके लिए पहले से ही ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। रोजाना 30 मरीजों को परामर्श दिया जाएगा, जिसमें 20 नियमित और 10 मरीज होंगे। धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए। धनवेंद्र जी, आप जिस तरीके से ओपीडी की सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं एम्स में, क्या कुछ इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, एम्स को कोविड हॉस्पिटल में बदलने के बाद से ओपीडी बंद कर दी गई थी और वहाँ केवल जो कोविड पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। लेकिन आज से वहाँ ओपीडी खुलेगा। पहले ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा एक दिन पहले। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में ही ये ओपीडी पेशेंट जा सकेंगे और एक डिपार्टमेंट के लिए 30 पेशेंट इस तरीके से का पंजीयन किया जाएगा, ताकि वहाँ अस्पताल में भीड़ ना हो और अस्पताल में जो पहुँचने वाले मरीज हैं और उनको पर्याप्त मतलब डॉक्टर समय भी दे सके और उनकी जांच हो सके और उनका परीक्षण किया जा सके और उनको यदि इंडोर पेशेंट के रूप में भर्ती करना है तो भर्ती किया जा सके या उनको परामर्श देकर वापस भेजना है तो वापस भेजा जा सके। स्पेशलिटी जो पेशेंट होंगे उन्हीं के लिए ये सुविधा होगी। जो सामान्य बीमारियों के जो मरीज होंगे उनके लिए ये सुविधा नहीं होगी। एक दिन में एक विभाग में 30 पेशेंट देखे जाएंगे, जिसमें 20% नियमित जो चेकिंग के लिए आते हैं वो है और 10 नए पेशेंट। इस तरीके से 30 का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। आज से शुरू हो रही है, 9:30 से 1:30 बजे तक ये होगा। देखना होगा कि मरीज जब एम्स तक पहुंच पाते हैं
उनको इस सुविधा का लाभ मिल पाता है या वहाँ भी किसी तरह कोई दिक्कत होती है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एम्स में देखिए ओपीडी सेवाएं शुरू हो रही हैं, क्योंकि कोरोना का भी इलाज एम्स में ही हो रहा है। ऐसे में ओपीडी सेवाएं बंद थी, लेकिन अब से ओपीडी सेवाएं शुरू हो रही हैं और इसके लिए कुछ तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं भी मरीजों को दी जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसका संचालन किस तरीके से होगा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कोरोना के 89 नए संक्रमित मरीज मिले और इसके साथ ही 156 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। वहीं रायपुर एम्स में जांजगीर के कोरोना पीड़ित 38 वर्षीय मजदूर ने दम तोड़ दिया। नए मजदूरों में जशपुर के से 39, दुर्ग से और रायपुर से 14 और रायगढ़ पर राजनांदगांव से 5 मरीज, बालोदाबाजार बलरामपुर से 4 मरीज, कवर्धा से 3, सरगुजा से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। रायपुर में पुरानी बस्ती थाना के प्रभारी, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रायपुर एम्स के 3 डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि मरीज ठीक होकर भी घर लौट रहे हैं। 14 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस राजधानी रायपुर में पाए गए हैं। उसी के साथ संक्रमित मरीज जो पिछले 24 घंटे में मिले हैं वो है 89। मरने वालों की संख्या है 13। तो कुल मिलाकर प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2545 तक पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी कम थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ, इसके बाद तेजी से यहां पे ग्राफ बढ़ा है। वहीं देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने स्टूडेंट्स और जनता को राहत देते हुए जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घर पहुंचाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण को सरलीकरण करते हुए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे और इसके लिए रजिस्ट्री शुल्क आवेदकों से लिया जाएगा। आवेदन के वक्त ही व्यय शुल्क की पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा दी जाएगी, जिससे आवेदकों को फिर से तहसील कार्यालय या लोक सेवा केंद्र में जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर को आमदनी से जोड़ने का ऐलान किया। बीजेपी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अब इस योजना के नाम पर पहले तो जमकर खिल्ली उड़ाई गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने गोबर पर छत्तीसगढ़ सरकार को नसीहत देते हुए गोबर को राजकीय चिन्ह घोषित करने का सुझाव दे दिया। अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजकीय चिन्ह को नरवा गरवा घुरवा बारी की अपार सफलता और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। दरअसल देखिए, एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने ग्रामीणों से गोबर खरीदने का ऐलान किया था। सरकार का दावा है कि इससे खाद बनेगी और लोगों की आय बढ़ेगी। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अब इसे रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आपकी सोच को देखकर लगता है कि सरकार की इस योजना से बीजेपी के नेताओं को काफी लाभ मिल सकता है। उठाना भी चाहिए। दिमाग में भरे गोबर को बेचें, आर्थिक लाभ पाएं, कुछ अच्छी चीजें भी दिमाग में घुसेंगी। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से गोबर के महत्व को रेखांकित किया है और उसको अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाने की कोशिश हो रही है, इसके लिए मैंने ये सुझाव दिया है कि एक तस्वीर के साथ सुझाव दिया है कि उस तस्वीर को हमारे राजकीय चिन्ह के स्थान पर नया राजकीय चिन्ह बनाया जा सकता है। राजकीय चिन्ह बदले जा सकते हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग भी अलग अलग राज्यों में रहे, देश भी परतंत्र रहा, अलग अलग रजवाड़ों में रहा, तब भी प्रतीक चिन्ह अलग अलग सबके रहे हैं और उस समय में बदलते रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नाम बदलने की परंपरा भी डाल दी है। तो चूंकि एक नई सोच की सरकार आई है जो गोबर आधारित है, तो गोबर के प्रतीक को मैंने भेजा है। राष्ट्र या प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों के अपमान का कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैंने सुझाव दिया है, न कि किसी प्रतीक के प्रति अपमान व्यक्त किया है या ऐसी कोई कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मवेशियों के गोबर की खरीद
इससे जो मवेशी खुला घूमते हैं उस पर रोक लगेगी। पशुपालकों को कुछ न कुछ आय होगी, उस आय से वो मवेशियों को खाना खिला सकेंगे। किसानों को खेती के लिए गोबर से बनी हुई खाद मिलेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। और अगर गांव वालों के पास पैसा होगा, मजदूरों के पास, किसानों के पास, पशुपालकों के पास पैसा होगा तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, बाजार में पैसा आएगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले लगातार ट्वीट किए हैं, बयान दिए हैं। भाजपा के इन बयानों की कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। वहीं देखिए, रायपुर में बीजेपी ने आपातकाल की 45वीं जयंती को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आपातकाल के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने भोगी है। आपातकाल में मीडिया पर अंकुश लगाते हुए 3801 अखबारों को जब्त किया गया था और अब छत्तीसगढ़ में 65 सीट मिलने के बाद राज्य सरकार जनता विरोधी फैसले ले रही है। कि रिपब्लिकन भारत के पत्रकार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार ने अपनी तानाशाही के बल पर की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ में जुर्म दर्ज किए हैं और लगातार आपके ही समाचार पत्रों में कि किस प्रकार पत्रकारों के खिलाफ में जगह जगह पर सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ न्यूज़ छापने पर जुर्म दर्ज किए जा रहे हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज किया गया है। वहीं देखिए, कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि सैंपल्स की टेस्टिंग बढ़ाई जाए। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लैब तैयार किया गया है और इस मशीन से 8 घंटे में 24 सैंपल की जांच ली जा सकेगी। लैब से बिलासपुर और आसपास के जिलों के सैंपल तेजी से जांचे जा सकेंगे। आईसीएमआर से मान्यता मिलते ही लैब में सैंपल की जांच शुरू हो जाएगी। 5 डिस्ट्रिक्ट जो है जांजगीर चांपा, कोरबा, फिर ये मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, वहाँ से हमारे पास यहाँ पे सैंपल आएंगे। जो आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है, ट्रूनेट मशीन में हम उन पेशेंट की जांच करेंगे जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, मतलब पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट, हाई रिस्क कांटेक्ट का उनका टेस्ट करेंगे हम लोग। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने भले ही सार्वजनिक बसों के परिचालन को अनुमति दे दी है, लेकिन आदेश के बाद भी बस मालिक बसें चलाने के लिए तैयार नहीं है। निजी बस मालिकों की मांग है कि सरकार टैक्स और पेनाल्टी से राहत दे। बस मालिकों का ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनका लाखों का नुकसान हो चुका है। अब बसों को चलाने के लिए टैक्स और परमिट के साथ ही फिटनेस जैसे दस्तावेजों को दुरुस्त करना होगा और परिवहन विभाग को शुल्क के साथ पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ेगा, जिसके चलते उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए मांगे पूरी होने के बाद वो बसों को सड़कों पर उतारेंगे। तो हम लोग पुराने किराए में बस का संचालन नहीं कर पाएंगे। उसमें हमारी ये मांग है 25 से 30% किराए की वृद्धि की जाए। तो कुछ हम लोगों को जब राहत मिलेगी तो हम लोग भी बस चलाने के स्थिति में आएंगे और मुझे आशा है कि जैसे ही मेरे मांगों का निराकरण हो जाएगा तो हम लोग बस का संचालन जनहित में कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर बिलासपुर से मिल रही है, जहां छात्र से सोने की अंगूठी सहित 4000 की लूट की गई है। आरोपी ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घटना को अंजाम दिया। मास्क नहीं पहनने के नाम पर आरोपी थाने ले जाने की धमकी दे रहा था। सिविल लाइन थाना के उसलापुर ब्रिज की घटना है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो छात्र से सोने की अंगूठी सहित 4000 की लूट इस युवक ने की है। हालांकि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मास्क नहीं पहनने के नाम पर आरोपी थाने ले जाने की धमकी भी दे रहा था। सिविल लाइन थाना के उसलापुर ब्रिज की ये घटना, जहां पे पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर छात्र से सोने की अंगूठी सहित 4000 की लूट की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर अब जगदलपुर से मिल रही है, जहां जंगली मशरूम खाने से 10 से अधिक ग्रामीण बीमार हुए हैं।
शादी समारोह में जंगली मशरूम खाने से ये ग्रामीण बीमार पड़ गए। सभी का हालांकि मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उल्टी दस्त की शिकायत है। जगदलपुर के तोकापाल ब्लॉक के एराकोट का मामला बताया जा रहा है। तो जगदलपुर के तोकापाल ब्लॉक की एक घटना, जहां पे जंगली मशरूम खाने से ग्रामीण बीमार पड़ गए हैं। 10 से अधिक ग्रामीण हैं जो बीमार पड़े हैं। शादी समारोह में जंगली मशरूम खाया था, तो सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। फिर उसके बाद सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशांत गजबी हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस पूरे मामले में आखिर क्या अपडेट मिल पाए हैं? जंगली मशरूम खाने से जो 10 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हुए हैं, फिलहाल उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये बीते शाम की बात है, जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पूरे ग्रामीण पहुंचे हुए थे और उस दौरान वहां पर जो आदिवासी अंचल में जिस तरीके से मशरूम और जो जंगली जो सब्जियां बनती है, उस हिसाब से ही जंगली मशरूम की सब्जी बनी हुई थी। और वहां पर जैसे ही कुछ लोगों ने खाया, उसके बाद जो है लगातार उनको परेशानी शुरू हो गई और उसके बाद उल्टी दस्त के शिकायत को लेकर तत्काल डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में से 108 को बुलाया गया और वहां से सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये पूरा मामला जब डॉक्टरों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जंगली मशरूम को खाने से जो है इनकी हालत बिगड़ी है और सभी लोग फिलहाल जो है 9 लोग जो है वो लोगों की हालत तो सुधर गई है, लेकिन एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और ये मौसम में अमूमन इस तरीके के वाकया सामने आते रहे हैं और इससे पहले भी जो है स्वास्थ्य विभाग ने समझाइश दी है ग्रामीणों को कि जंगली मशरूम को ना खाएं और जंगली मशरूम को खाने से कई लोगों की मौतें भी हो चुकी है। उसके बावजूद जो है शादी ब्याह में इस तरीके के इस मौसम में जो है जंगली मशरूम की सब्जियां बनती है। और ये पहला वाकया हालांकि इस साल का कि जो तोकापाल ब्लॉक के एराकोट में शादी समारोह में जो है जंगली मशरूम खा के 10 लोगों की बीमार होने की। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा प्रशांत, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, इससे पहले भी जैसा कि प्रशांत बता रहे थे कि ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शादी समारोह में जंगली मशरूम का सेवन किया जाता है। 10 से ज़्यादा ग्रामीण हैं जिनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि 9 ग्रामीण, उनकी हालत अभी स्थिर है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं देखिए, भाटापारा में क्वारंटाइन सेंटर में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। आपको बता दें, युवक प्रवासी मजदूर था जो कानपुर से लौटा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। वहीं दुर्ग बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 3 अपचारी बालकों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। दरअसल बाल संप्रेक्षण गृह के प्लेस ऑफ सेक्रेटरी ने कुछ बच्चे एकत्र हुए इस जगह पे और सोने के बजाय वे कमरे से बाहर ही बैठे। मौके मिलते ही नाबालिगों ने केयरटेकर पर धावा बोल दिया और कपड़े से रस्सी बनाकर उसे बांधकर मारपीट की। केयरटेकर की जेब से चाबी निकाली और ताला खोलकर बाहर निकले। अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। घटना की जानकारी पुलगांव पुलिस को दी गई है। शोर शराबे के बीच मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने बंधक केयरटेकर को छुड़वाया और भाग रहे 2 अपचारी बच्चों को पकड़ा है। उसमें 9 बच्चे भागे थे, उसमें से 5 बच्चे अभी वापस पुलिस द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। इसमें एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी संयुक्त रूप से निरीक्षण किए हैं। कुछ कमियां हैं जिसको पूर्ण करने के लिए हम लोग शीघ्र उसको पूर्ण करेंगे। और क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और पिछले जब से वो केंद्र बना है तब से वहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियाँ होती आ रही है, तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए ठोस कदम अभी प्रशासन उठाए। वहीं कोरबा में सड़क के किनारे बैठे एक सांड ने दुकानदार की जान ले ली है। इस घटना का एक सीसीटीवी सामने आया है। वहीं कोरबा नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। शहर में आवारा मवेशी जहां तहां सड़क घेर कर बैठे हैं और जिस ओर नगर निगम का ध्यान नहीं है, इससे ट्रैफिक तो बाधित हो ही रहा है। लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद मवेशियों को शहर से बाहर करने की मांग तेज होने लगी है। तो मवेशियों को शहर से बाहर करने की मांग अब तेज उठ गई है। कई दुर्घटनाएं भी इस दौरान हुई हैं और एक दुकानदार की मौत हुई है।
वहीं बिलासपुर में अरपा किनारे से विस्थापित किए गए परिवारों से मारपीट करने का मामला सामने आया। आरोप है कि इमली भाटा से अटल आवास में विस्थापित किए गए परिवार में कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। पीड़ित लोगों ने आईजी कार्यालय पहुंचकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कुछ बदमाशों ने मारपीट की थी, महिलाओं से छेड़छाड़ भी की थी। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इमली भाटा में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिसके कारण हमारी माँ बहन, बीवी बच्चे उनको अकेला छोड़ने लायक नहीं है। और जिस कारण कल ऐसी हमारे घर घटना हो गया और हमारे 2 भाई हैं जिनके साथ ऐसा घटना हुआ। कल काम धाम से आए करीब 8, 9, 10 बजे के बीच, तो उनसे यानी कि मोबाइल चोरी कर लिए, ज़बरदस्ती उनके कने झड़प किए और उनकी मिसेज को भी मारा गया। एक लड़का छोटा सा बालक है उसको भी मारा गया और उसको भी स्वयं मारा। वहीं देखिए, कोरोना काल के बीच एक विवाह समारोह में शामिल हुए लोग उस वक्त उनके बीच में हक्के बक्के वो रह गए जब दूल्हा मंडप से उठकर भाग निकला। दुल्हन पूरी रात दूल्हे का इंतजार करती रही। दुल्हन पक्ष के मुताबिक मामला 25 जून का है, जहां दूल्हा दीपक पेंड्रा के बचारवार गांव से बारात लेकर भदौरा गांव आया था और जयमाला के बाद दूल्हे दीपक ने दुल्हन से शादी के मंडप में ही 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल की मांग रख दी। मांग पूरी नहीं होने पर युवक बहाना बनाकर मंडप से भाग गया। बहरहाल दुल्हन के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवा ली है। फिलहाल जांच की जा रही है। सर, दोनों पक्षों में राजी बाजी से खुशी से शादी तय हुई है। उसके पास जयमाला हुआ है, बारात भी आई। बारात आने के पश्चात जयमाला हुआ है। जयमाला होने के बाद ही ये घटना हुई है कि ये मांग पूरी होगी तभी हम लोग शादी करेंगे। मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए। वहीं कोरबा में एक मनचले की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी है। घंटाघर के बाद अब मनचला युवक एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले से कर दिया। तो युवती के साथ छेड़छाड़ ये युवक कर रहा था और उसी दौरान आसपास के लोगों ने इस मनचले को पीटा। वहीं प्रदेश में पुलिस ने जवानों को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की और इसी कड़ी में जशपुर में भी स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जवानों में बढ़े मानसिक अवसाद को दूर किया जा सकेगा और इससे होने वाली हिंसक घटनाओं को रोका जा सकेगा। बता दें कि स्पंदन अभियान में योग, डांस, एरोबिक्स क्लास की मदद ली जा रही है। योगा एरोबिक क्लास चल रही है कुछ दिनों से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी पुलिस जवान इसी योगा एरोबिक क्लास से सभी अभी मानसिक तनाव से दूर हैं और ड्यूटी करने में सभी को अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने स्पंदन अभियान चालू किया है जिसमें योगा है और व्यायाम है, इसके अलावा काउंसलिंग है। ऐसे जो मानसिक विकार होते हैं ऐसे लोगों को काउंसलिंग करके उनको ऊपर जो मानसिक दबाव है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो स्वच्छंद रूप से अपना ड्यूटी कर सकें। चलिए, एक अपडेट मिल रहा है कि अंतर जिला बस संचालन को लेकर आज फैसला होगा। जी हां, बस संचालकों के साथ आज परिवहन मंत्री बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। सरकार से मिली अनुमति के बाद बस संचालकों ने बस संचालन में असमर्थता जताई थी और 3 मांगे पूरी नहीं होने के कारण संचालकों ने बस चलाने से इनकार कर दिया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनवेंद्र जी, कल जिस तरीके से बस ऑपरेटर का ये कहना था कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है और इस वजह से पहिए चले नहीं, लेकिन आज ये जानकारी मिल रही है कि इस पे फैसला आ सकता है। देखिए, राज्य सरकार से बस ऑपरेटर्स की जो मांग है वो 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो उनकी मांग ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ जो सभी यात्रियों का नाम पते दर्ज करना ये कठिन काम है। दूसरा उनका ये कहना है कि जो टैक्स जो है, परमिट टैक्स जो है वो अगले 6 महीने का माफ किया जाए। पिछले 3 महीने के साथ ही जून महीने के अलावा 6 महीने का टैक्स माफ करने का ऐलान करे, क्योंकि पैसेंजर्स नहीं होंगे बसों में तो टैक्स के भरना बस ऑपरेटर्स के लिए मुश्किल होगा। तीसरा, जिस तरीके से डीजल के दामों में पिछले 20 दिनों में 11 रुपये के दाम बढ़े हैं, उससे जो उनको दिक्कत होगी
और पैसेंजर्स कम होंगे, इसलिए बस के किराए में वृद्धि की जाए। तो ये 3 मांगे प्रमुख है, बस के किराए में वृद्धि की जाए, टैक्स माफ किया जाए और पैसेंजर्स का डिटेल नोट करने के प्रावधान से उनको छूट दिया जाए। जी जी, चलिए देखते हैं कि आज इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि आपको बता दें कि बातचीत का ये दौर अब काफ़ी दिनों से जारी है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। तो आज 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग होने वाली है और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि बस का संचालन आगे होगा कि नहीं।